सबक नंबर 2, जानदारों का बाहमी ताल्लुक। झेल की पहली आप यकीनन बूझ लेंगे। पहली इस तरह है, ध्यान से सुनिए। भरी दोपहर छांव घनेरी, रुक जाना दो घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। इस पहेली का जवाब बहुत आसान है। चलिए अंदाजा लगाइए और अपनी टीचर को बताइए। तो क्या आपने पहली बूझ ली? छांव के लिए कौन सा दरख्त इंसान के लिए फायदेमंद है? बच्चों से जवाबात अखज़ किए जाएं, उसके बाद वीडियो प्ले किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, ये है पहेली का जवाब, बरगद का पेड़। बताइए तो भला, माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। नीचे कुछ नबातात के नाम दिए हुए हैं, उनके पत्ते हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तमाम बच्चे सोच कर समझ कर जवाब दें। बहुत आसान है कि ये पत्ते जो नाम लिखे हुए हैं 5, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? नाम पढ़िए और उसका इस्तेमाल अपने टीचर को बताइए। पहला पान, दूसरा ढाक, तीसरा मेथी, चौथा अडुलसा और पांचवा है कीरिया पात। इसकी मजीद वजाहत आपके टीचर भी कर सकते हैं। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन जैसी कई ज़रूरतें हैं। मस्कन का मतलब होता है रहने की जगह, सुकून की जगह। हमारी ये ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है। माहौल से ही ये ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम इंसानों की ज़रूरतें अलग हैं और हमारे साथ जो दूसरे जानदार हैं, जो जिन्हें हम जानवर कहते हैं, उनकी ज़रूरतें थोड़ी हमसे अलग होती हैं। तो दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है, उतने पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती। ये बात आप समझ सकते हैं कि चूहा कितना छोटा होता है और हाथी कितना बड़ा। तो जिसामत यानी जिस्म के लिहाज से भी उनकी ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। थोड़ी सी तफरीह की जाए। तितली फूलों में मौजूद मीठे रस से अपने भूख मिटाती है, क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? तमाम बच्चे सोचें और गौर करें। बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है, क्या इसलिए शेर भी वही खाएगा? मछली पानी में सांस ले सकती है, लेकिन क्या कबूतर ऐसा कर सकेगा? पान का नस पानी में नशो नमा पाता है, क्या इसी तरह लीमू और बैगन भी पानी में उग सकते हैं? अब बताइए। हींग के 2 खाली डब्बे लीजिए, इनको 1 और 2 नंबर दीजिए। इनमें इतनी मिट्टी डालिए कि वो पौन भर जाएं, यानी पौन हिस्सा भर जाएं। बीज बोने के लिए पानी डालकर मिट्टी को मुनासिब हद तक गीली कीजिए। अखवा निकले हुए मटकी के 2 बीज उन दोनों डब्बों में डुबो दीजिए, यानी बो दीजिए। डब्बा नंबर 1 को रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा 2 चमचे पानी दीजिए। डब्बा नंबर 2 को रोज़ाना 4 मरतबा चमचे पानी दीजिए। ये अमल 6 दिन तक दोहराइए, यानी पहले को सिर्फ 1-2 मरतबा पहले डब्बे को सिर्फ 1 मरतबा 2 चमचा और दूसरे को
दो मरतबा 4 चमचा देना है, तो क्या होगा? यानी इससे क्या मालूम होगा कि डब्बा नंबर 1 का पौधा ठीक तरह नशो नमा पाया है, लेकिन डब्बा नंबर 2 का पौधा सड़ने लगा। इससे क्या मालूम हुआ? इससे ये बात मालूम हुई कि जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली ज़मीन में नहीं रह सकती, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पर वो सड़ जाती हैं, है ना। दोनों में एक ही तरह के बीज हमने बोए थे, लेकिन एक में ज़्यादा पानी दिया तो वो सड़ गया, ख़राब हो गया। इसका मतलब ये है कि जिसको जितना पानी दरकार है हमें उतना ही देना चाहिए। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती हैं वो वहीं पाए जाते हैं। शेर को ही देख लीजिए, शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को पता नहीं चलता। घास के खित्ते में हिरन, नीलगाय, जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर उन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी ना सूखने वाले पनघट का कुर्ब होना और उस इलाके में घनी झाड़ियों, ऊंची घास या पहाड़ी गार का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मस्कन के लिए शेर को ठिकाना मिल सके। जहाँ ये तमाम सहूलतें पाई जाती हैं वहीं शेरों के ठिकाने होते हैं। यानी इंसान हो या जानवर, ग़िज़ा, पानी और रहने की जगह हर एक के लिए ज़रूरी है। तो शेर कहाँ रहता है? शेर के रहने की जगह का क्या नाम है? आप तीसरी जमात में पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों ने सही जवाब भी दिया है। जी हाँ, शेर के रहने की जगह को हम कछार कहते हैं। अक्सर ये पत्थरों की दरार में होती है, पहाड़ों के गार में होती है। तो जिस जगह शेर रहता है उसे हम कछार कहते हैं। बताइए तो भला, इंसान को रेशम कहाँ से हासिल होता है? परिंदों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह हासिल होता है? और बंदरों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह होता है? दीमक से दरख्त खोखला हो जाए तो क्या होता है? इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, उनको ग़िज़ा पानी देता है, बीमार हो जाएं तो उनका इलाज करता है। इनसे यानी इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती हैं। दूध, गोश्त, अंडे जैसी ग़िज़ाएँ इंसान को जानवरों से मिलती हैं। कुछ जानवर बोझ उठाने के और गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं। ज़राअत यानी खेती बाड़ी के जैसे सख्त काम में भी पालतू जानवरों से मदद लेता है। कुत्ता घर की रखवाली के काम आता है और भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं, यानी वो भी इंसानों को पहचानने लगते हैं। क्या आप जानते हैं पालतू जानवरों के फासिद मादे यानी फुजला भी इंसान के लिए मुफीद होते हैं? गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपले एहतिराक पजीर होते हैं, यानी जलने के काबिल होते हैं। एहतिराक पजीर होना, जो चीज़ जल सके। कई देही इलाकों में उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उपलों के जलने से धुआं पैदा होता है। गाय और भैंस के गोबर से एहतिराक पजीर गोबर गैस तैयार की जाती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता। इसे भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईंधन कहते हैं बच्चों जलाने वाली चीज़ों को, जो चीज़ें जलती हैं और हमारे काम आती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला और ये आपके सामने गोबर है, गैस है वगैरह।
गाय भैंस के गोबर खाद, बकरियों और भेड़ों की मेंगनियों से मेंगनी खाद तैयार होती है। किसान ये खाद खेती में इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए कितने कारगर चीज है। इन जानवरों का जो फुजला है यानी फासिद मादा, वो भी बड़ इंसानों के काम आता है। इसके अलावा एक और काम करते हैं जिसका जिक्र तस्वीर के नीचे है कि मिट्टी के घरों को लीपने यानी पोतने के लिए गोबर का इस्तेमाल होता है। आप में से जो बच्चे गांव से आए हैं या गांव जाते रहते हैं उन्हें इस बात का पता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जानवर हमारे दोस्त हैं। आप गौर कीजिए तो बहुत सारे जानवर जो हैं हम उन्हें पालते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। यहाँ तक कि अभी हमने देखा उनके फुजले, उनके फासिद मादे भी हमारे काम आते हैं। वो हमारे साथ रहते हैं, हमको पहचानते हैं। जैसे कुत्ता अपने मालिक को और उसको खिलाने पिलाने वालों को अच्छी तरह पहचानता है, बिल्ली भी, घोड़ा भी, बकरी भी, तमाम जानवर अपने मालिक या अपने साथ अच्छा सलूक करने वालों को पहचानते हैं। इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है उसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबातात ही से हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें फूल भी नबातात ही से हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से मिलती है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें ठीक तरह पानी मिले, ज़रूरत के मुताबिक खाद देते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं सारे अनाज हमें नबातात से मिलती हैं। इसके अलावा माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप, चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती हैं। गाय भैंस घास खाती हैं। यानी तमाम जानवरों को उनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है ना। जानवरों की जितनी ग़िज़ा है हमने देखा कि सब माहौल में कहीं ना कहीं खुद ब खुद मौजूद है और उन्हें ग़िज़ा मिल जाती है। नया लफ्ज़ आपने सीखा है, शजरी हैवानात। शजर कहते हैं दरख्त को, और हैवान तो आप जानते ही हैं। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं, यानी ऐसे जानवर जो दरख्तों पर रहते हैं। तो बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इससे उनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से उन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। इन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो जिंदा रहते हैं उन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से मदद भी करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं, उनके फासिद मादों के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं। इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं, यानी परिंदे भी शजरी हैवान कहलाते हैं। और जैसा कि बताया गया, दरख्त के फल के बीज या दूसरे और भी जो दरख्तों पे बीज या इस तरह के मादे होते हैं जिनसे दूसरे पौधे उग सकते हैं, वो जानवरों और परिंदों के ज़रिए माहौल में बिखरते हैं, फैलते हैं। वो वहाँ बैठकर दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनके ज़रिए वो माहौल में यानी दूसरी जगह वो बीज फैल जाता है, चला जाता है और मिट्टी में दब जाता है और वहाँ नए दरख्त उगते हैं। तो ये
जिसे हम इनडायरेक्टली कहते हैं, यानी गैर महसूस तरीके से शजरी हैवान मदद करते हैं नबातात की नस्ल को बढ़ाने में। शजरी हैवानात हमने देखे ज़्यादातर बंदर, गिलहरी और मुख्तलिफ परिंदे हैं। इनके अलावा भी हैं क्या आप जानते हैं भैंस की पीठ पर बगला बैठता है। घास के इलाके में भैंस चरती है, उस वक्त उसकी पीठ पर बगला आ बैठता है। इसकी क्या वजह हो सकती है। नित नए किस्म के कीड़े एक किस्म के बगले की ग़िज़ा हैं। घास में काफ़ी कीड़े होते हैं जो बगले को घास में ठीक तरह नज़र नहीं आते, इसलिए बगला उन्हें पकड़ नहीं सकता। इसी घास में भैंस चरती है। चरते हुए वो कदम आगे बढ़ाती है, उसका पैर जहाँ पड़ता है आसपास के कीड़े घबरा कर उड़ते हैं। भैंस पर बैठा हुआ बगला उन्हें आसानी से पकड़कर खा जाता है। अच्छी है ना ये तरतीब। तो देखा बच्चों, ये जानवरों में यानी परिंदों में, हैवानात में कुदरती तौर पर अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए कितनी शऊर या कितनी समझ अपने आप आ जाती है कि वो कीड़े पकड़ने के लिए ये तरकीब निकालते हैं। भैंस की पीठ पर बैठते हैं और जब भैंस चलती है तो ये कीड़े अपनी जगह से उड़ते हैं ताकि भैंस के पैर के नीचे ना दब जाएं, और जैसे ही वो हरकत करते हैं बगले की नज़र उन पे पड़ती है, क्योंकि कोई चीज़ खामोश अगर पड़ी रहे तो वो नज़र नहीं आती, लेकिन जब हरकत करती है तो हमारी तवज्जो या किसी भी जानदार की तवज्जो उसकी तरफ जाती है। मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ। आपको ये मालूमात हासिल करना है कि आम के दरख्त पर जो फूल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। साल के किस महीने में आम के दरख्त पर फूल आते हैं। क्या बरगद के दरख्त पर साल भर पत्ते रहते हैं। बारिश में हर तरफ आने वाले मेंढक गर्मा में क्यों नजर नहीं आते। जामुन किस मौसम में आते हैं। तो हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसम हैं। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है, उस वक्त हम सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। ये सब आप जानते हैं क्योंकि हर साल ये सब आपके साथ पेश आता है। लेकिन इस सफ़े पर जो ऊपर सवालात दिए हैं 4, उनके बारे में आप ज़रूर मालूमात हासिल करें। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए छतरी या इरला इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रेन कोट भी इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है, उसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। यानी जानवरों पर जो भी असर हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जब मौसम बहुत शदीद होता है तो कुछ जानवर उससे प्यास की वजह से हमें मरे हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल वैसे जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो सैलाब और पानी की ज़्यादती से बहुत सारे जानवर मरते हैं। दरख्तों का भी वही हाल होता है, उनके पत्ते झड़कर वो बिल्कुल बगैर पत्तों के खाली हो जाते हैं, मुरझाए हुए हो जाते हैं पौधे, पेड़। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं उनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से उनकी हिफाजत हो जाती है।
भेड़ों, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में तो बालों का बढ़ना साफ नजर आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा हो जाती है। इन फूलों को मौर्या बोर कहते हैं। नया लफ्ज सीखिए, कोंपल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियां, ये पत्तियां सुर्खी माइल होती हैं। बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा होता है। फरवरी का महीना खत्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा खत्म होकर गर्मा का मौसम शुरू होता है। तकरीबन उसी वक्त दरख्तों को कोंपलें फूटती हैं। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नरम और नाजुक कोंपलें नजर आती हैं। कोयल की सुरीली आवाज भी कई जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाजारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। ये इन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त हैं, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है ना। कोकन का इलाका जो है साहिल के करीब हम नक्शे में देखते हैं, यहाँ भी दिखाया गया, ये आम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलवानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे देखे जा सकते हैं, यानी लाल पीले रंग के काजू के बोंडे झाड़ियों पर लगे होते हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि काजू के बोंडे किस तरह होते हैं। जून महीने में आसमान पर हर तरफ काले बादल नजर आते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब तक बाजार में कटहल, करौंदे और जामुन मिलने लगते हैं। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें अकवा निकलता है। घास और दूसरी चंद नबातात बढ़ने लगती हैं। अतराफ में हर तरफ सब्जा आंखों को ठंडक पहुंचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की कौसे क़ज़ा नजर आती है। बरसात खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है। ठंड बढ़ जाती है, जिससे मेंढकों को तकलीफ होती है। वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। उनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 माह तक होती है। अनाज के लिए हम खेती यानी ज़राअत पर मुनहसिर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नजर आते हैं। कभी कभी एक सुर में उनकी टरटर सुनाई देती है। इस तस्वीर में जो दिखाया गया है कि किस तरह मेंढक जमीन के अंदर जाकर छुपकर सो जाते हैं, और ये 7-8 महीने तक सोते ही रहते हैं। हमने क्या सीखा? हमारे और दूसरे जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। बंदर और गिलहरी शजरी हैवानात हैं। उनको दरख्तों की वजह से सहारा और ग़िज़ा मिलती है। उनके फासिद मादों यानी फजलों के ज़रिए उस दरख्त के बीज हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई जगह पर दरख्त उगते हैं। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती हैं वो वहीं पाए जाते हैं। शेर की ज़रूरतें घास के इलाके में पूरी होती हैं, इसलिए शेर घास के इलाके में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली इलाकों में नशोनुमा नहीं पाती। मौसम की तब्दीली का असर जानदारों पर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं,
और जिन जानवरों के जिस पर बाल होते हैं वो और घने हो जाते हैं। गर्मा की इब्तिदा में दरख्तों को कोपलें निकलती हैं। बरसात में हर तरफ हरियाली नज़र आती है, मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं। और इसे हमेशा जहन में रखें कि मौसम के मुताबिक माहौल में तब्दीलियां होती रहती हैं। जानदारों को इन तब्दीलियों से मुताबिकत करना पड़ता है। मश्क के सवालात पढ़िए, उनके जवाबात खुद से लिखने की कोशिश कीजिए।